हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपको सीरियल पोर्ट से रिलेटेड दिया गया था कि सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सीरियल पोर्ट क्या होता है। तो देखिए सीरियल पोर्ट क्या होता है, एक आपके पास डिवाइस है, सिंपल सी बात है। डिवाइस का मतलब आपके पास ये कुछ ऐसे होने वाला है, यहाँ पे आपको कुछ स्विच, ये स्विच टाइप का है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये क्या है, आपके पास एक डिवाइस है, ये आपके पास स्विच है। ये क्या काम करेगा, यहाँ पे अगर मान लो आपने एक प्रिंटर इसके साथ अटैच किया है, क्या अटैच किया है आपने, यहाँ पे अगर प्रिंटर अटैच किया है तो यहाँ पे ये आपके पास प्रिंटर से कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, या मैं इसको कह सकता हूँ कि कंप्यूटर से प्रिंटर में डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, या कंप्यूटर से कंप्यूटर में ये आपके पास क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर से कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यानी मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ, ये एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। बहुत सिंपल है। ठीक, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सीरियल पोर्ट का हार्ड ड्राइव से रिलेशन पूछ रहा है, यानी इसके रिलेटेड आपको बताना है। हार्ड ड्राइव, पहली बात तो ये आप जब सभी लोग जानते हैं कि भैया ये आपके पास सेकेंडरी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी का ये एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। हार्ड ड्राइव से आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में होती है, और कंप्यूटर में आपके पास जो है डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफ़र होगा, देखो कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र का मतलब आप समझ रहे ना कि भैया आपको क्या करना है, हार्ड ड्राइव से डेटा को भेजना है किसी दूसरी जगह पे, या फिर आपको हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। यानी दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हार्ड ड्राइव में डेटा डाल रहे हो, हार्ड ड्राइव से डेटा ले रहे हो। तो उस वे में आपके पास जो काम करेगा वो क्या काम करने वाला है, ये सीरियल पोर्ट आपके पास क्या करेगा, दोनों तरीके से काम करेगा। सीरियल पोर्ट का काम ही होता है डेटा का ट्रांसफ़र करने का, एक जगह से दूसरी जगह से एक और जगह। कहने का मतलब मान लो अगर आपके पास मान लो एक पेन ड्राइव है ना, उस पेन ड्राइव से अगर आपको किसी दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको डेटा डालना है, तो एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में डेटा डाल रहा है, सीरियल पोर्ट के थ्रू ही आप डेटा डालते हो। होता है कि नहीं होता है, कंप्यूटर के जो पोर्ट्स होते हैं वहीं से तो आप पेन ड्राइव को जहाँ पे इंसर्ट करते हो वो आपके सीरियल पोर्ट्स है, तो उसके थ्रू ही आपका जो डेटा है वो आपके पास हार्ड ड्राइव में जाने वाला है, या हार्ड ड्राइव से आपका उस सीरियल पोर्ट के थ्रू ही आपके पेन ड्राइव में डेटा आने वाला। बस ये चीज़ आपको समझनी थी, इसलिए आपका पहला दूसरा आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 87 था आपके पास, पिक्सल क्या है, तो क्या है भैया पिक्सल। आपने कोई फोटो देखा है, आपने कोई पिक्चर देखी है। देखिए मान लो कि कोई भी आपके पास ये फोटो है, ठीक, या कोई ग्राफिक डिजिट्स आप इसे कह सकते हैं, ग्राफिकल फिगर आप इसे कह सकते हैं। इसका जो छोटा सा पार्ट होगा, इसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट, इसको हम नाम देते हैं पिक्सल। क्या बोला मैंने, इसकी एक छोटी सी इकाई, किसी भी पिक्चर की जो छोटी सी इकाई है उसको हम नाम देते हैं पिक्सल। इसको हम PPI से भी नोट करते हैं, ठीक, और इसको हम जो मेजर करेंगे वर्ग सेंटीमीटर में हम इसको जो है मेजर करते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में क्या मेजर करते हैं, जो इसका घनत्व होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है, पिक्सल की डेंसिटी कभी आ जाए ना कि पिक्सल की डेंसिटी किस में मेजर करते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक, इसका मतलब हो गया इतने बड़े पार्ट में एक छोटा सा हिस्सा जब हम बात करेंगे तो इसको हम नाम देते हैं पिक्सल। अब ये पिक्सल क्या है, पिक्सल आपके पास क्या है, पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन पार्ट है पिक्चर। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा था, छोटा सा पार्ट हो जाता है, एक पूरी सी पिक्चर है, उस पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा, उसकी एक इकाई, आप इसे एक यूनिट उसे मान के चल सकते हैं, तो इसको हम पिक्चर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। कंप्यूटर प्रोग्राम जो पिक्चर बनाता है ये कुछ मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो इतना सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे OMR से रिलेटेड है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। OMR आपने फॉर्म फिल करते होंगे, उसमें पेपर दिया होगा तो OMR को फिल कराया जाता है। ठीक है, तो OMR की फुल फॉर्म सबसे पहली बात आपके पास क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। और अभी आपको क्या पूछा था, यहाँ पे आपको इसी की फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी। ठीक है, अब ये जो मार्क है, ये इसी का तो मतलब ही है, M का मतलब क्या हो जाता है, मार्क हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात आपके पास ये थोड़ा सा याद रखना, जो OMR होते हैं ये आपके पास कैसे होती हैं, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कभी कभार आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है MICR के बारे में। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपके पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये भी कैसी चीज़ें हैं भैया, ये भी आपके पास जो है, ये भी आपके पास इनपुट डिवाइस हो जाती है। कभी अगर इसमें पूछ लिया भैया C का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक से रिलेटेड होता है, और ये ऊपर वाला जो आपके पास OMR है ये आपके पास मैग्नेटिक से ही मतलब होता है। एक आपके पास OCR भी होता है, OCR, तो इसका फुल फॉर्म में क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। ये सभी के सभी आपके पास किस टाइप से होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे जो हम इनका यूज़ करते हैं स्कैन वगैरह करने के लिए, इसको इसलिए हम ऑप्टिकल इसको नाम देते हैं। इसमें M का फुल फॉर्म आपको समझ में आ ही गया होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक रीडर, मार्क रीडर। ओके, इसमें ऑप्शन डी जो है आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास है
89 कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता। संग्रहण प्रणाली का मतलब आप समझते हैं कि आपको क्या करना है, स्टोर करने के लिए बेसिकली पूछा जा रहा है, स्टोर करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैं लैच और फिल फ्लॉप की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिजिट को स्टोर करने के काम आता है। ये कौन से डिजिट के बारे में बात कर रहा है, ये आपका बेसिकली डिजिटल जो डिजिट्स होती हैं, ठीक। डिजिटल का मतलब आपके पास क्या होता है, ये 0 और 1, ये इनको संग्रहण करने का बेसिकली काम करता है, क्योंकि आपको पता है जो कंप्यूटर है आपके पास वो बूलियन अलजेब्रा के ऊपर काम करता है। इसी टाइप से हम रजिस्टर होता है भैया, रजिस्टर भी आपके पास संग्रहक की तरह ही काम करते हैं। रजिस्टर हो गया और आपके पास जो है जो कैश होता है, जो मेमोरी होती है दोनों की दोनों, ये आपके पास स्टोर करने का बेसिकली काम करते हैं। इसी टाइप से जो एडर होता है, ये आपके पास क्या करेगा, ये ऐड करने का बेसिकली काम करेगा, ये किसी चीज़ को परफॉर्म करने का काम करेगा, ये आपके पास ALU में आपके पास होता है, ठीक। तो यहाँ पे किसके लिए काम नहीं होता, एडर का काम जो है ये इसके लिए नहीं होता है, क्योंकि ये आपके पास ALU में आपको ये मिलता है। बाकी और जो होते हैं ये डिजिटल जो हमारे पास डेटा होता है, डिजिटल डिजिट्स जो होती हैं उनको स्टोर करने के काम में आता है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इनको थोड़ा ना चीज़ों को ध्यान रखा करो, इतनी जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको कभी दोबारा कभी काम करने कभी क्वेश्चन आ गए तो आप इजीली कर सकते हैं। 90 को देखना, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जानकारी को क्या बोला जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और कई बार हम लोग करवा भी चुके हैं। इसको माइनिंग बोला जाता है। देखो माइनिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, माइनिंग का मतलब खनन करना होता है। अब खनन किस चीज़ का आप करते हैं, देखो कभी भी अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, खनिज वगैरह पढ़ते हैं। माइनिंग उसी में आप ज़्यादा पढ़ते होंगे। सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को निकालना है, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का अगर हम क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, या कंप्यूटर के टर्म में बात करूं कि अगर मेरे पास कोई डेटाबेस है, इस डेटाबेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे आपको कंप्लीट डेटा मिलेगा, यानी बहुत सारा डेटा मिलेगा। इस डेटा में भी आपका जो इंफॉर्मेशन या आपके पास कोई यूज़फुल डेटा के बारे में अगर मैं बात करूं, इंफॉर्मेशन या यूज़फुल जो आपके पास डेटा होता है, इसी को हम एक नाम देते हैं डेटा माइनिंग करना। यानी डेटाबेस से अगर आप कोई चीज़ निकाल रहे हो और वो आपके पास यूज़फुल है तो उसको हम डेटा माइनिंग कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिमुलेटिंग करना क्या होता है, सिमुलेटिंग का मतलब ये होता है कि भैया आपके पास कोई भी जब कोई रफली अगर आप कोई चीज़ करते हैं ना, मान लो कि अगर आपको घर बनाना, तो घर बनाने के लिए आप एक पहले रफ काम करते हैं। रफ काम का मतलब भैया अपन घर बनाएंगे, लगभग एस्टिमेट इतना आएगा, इसमें आपको इतने पैसे इसमें लगने वाले, इतने पैसे इसमें लगेंगे, लेकिन रियल टाइम में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर में हम कुछ चीज़ें करते हैं, कंप्यूटर में किसी चीज़ का डिज़ाइन तैयार करते हैं और उसको हम चेक करते हैं यार कि आउटपुट क्या आएगा, तो उसको बोला जाता है सिमुलेटर, ठीक। तो मतलब रियल टाइम में वो चीज़ नहीं हो रही है, वो आप एक्सपेरिमेंटली कंप्यूटर के ऊपर वो काम कर रहे हैं, किसी चीज़ का डिज़ाइन बना दिया। अगर आप गाड़ी का डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप देख रहे हो कि यार ऐसे ऐसा ये काम करेगा, लेकिन भैया जब रियल टाइम में कोई चीज़ें होती हैं तो रियल टाइम में अक्सर चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको सिंपल मकान वाला एग्जांपल दिया ना, भैया मकान बनाना है तो पेन पेपर में चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन जब मकान बनाने जाओ तो भैया आपके कभी लेबर नहीं आएगी, कभी आपके पास बैंक बंद हो गया, आप पैसे नहीं दे पाए, या कभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो ये इस टाइप से चीज़ें चलती हैं। तो रफ पेन पेपर वाला सिमुलेटिंग के अंदर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 ये आपके पास हो चुका है, 91 देख लेते हैं। अभी देखो इसमें क्या है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना आपके पास जितने क्वेश्चन लगभग दिए जाते हैं बहुत आसानी होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा दिया और थोड़ा सा प्रैक्टिस है, आसानी से हो जाएगा। सभी तंबू केबिन है, तो भैया मैं यहाँ पे तंबू को मैं T लिख रहा हूँ। केबिन है, सभी तंबू क्या है, केबिन है, तो मैं इसको C लिख रहा हूँ। और तीसरा इसने क्या बोला, सभी केबिन मकान है, तो भैया केबिन के बाहर से कर दो मकान, ये M से मैंने इसको नोट कर दिया। सभी तंबू मकान है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मकान के अंदर तंबू है तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाता है। बात समझ, यही तो बात है ना। अरे भैया जो तंबू है क्या वो मकान वाले उसके अंदर नहीं है? बिल्कुल है, तो पहला तो आंसर है। दूसरा सभी मकान तंबू हैं, तो ये वाला बिल्कुल गलत बात है। सभी तंबू मकान नहीं हैं, बल्कि कुछ ही मकान हैं जो तंबू हैं। कुछ मकान, अगर ये कुछ मकान कहता है तो फिर बात अच्छी हो जाती, लेकिन ये कुछ नहीं कह रहा है तो फिर बात गलत हो गई, क्योंकि सभी नहीं है ना, क्योंकि मकान तो पूरा ये है और तंबू केवल इतना है। तो ये वाला थोड़ा ना तंबू वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है तो खाली छोटा है ना भैया, इसलिए आपके पास पहला इसमें आंसर होगा और इसके साथ ही ए इसका जो है आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, आरेख में उंगली, नाखून और उपत्वचा को क्या बोला जाता है? क्या क्यूटिकल बोलते हैं इसको चेक कर लेने के बाद, ठीक है, क्यूटिकल इसको बोला जाता है। अब ये चीज़ होती क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात है, जब ये आपके पास इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका कौन सा बनेगा, आपके पास बनेगा डी वाला, ठीक है। होता क्या है, देखो आपके पास ये कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा क्यों बनेगा, देखो जो सबसे अंदर होता है ना, सबसे अंदर आपके पास होता है क्यूटिकल बोले तो ये उपत्वचा। जो नाखून
जहाँ पे आपको मिलेगा ना, जो नेल होता है, नेल के ऊपर वाली जो स्किन होती है, नेल के ऊपर वाली स्किन यहाँ पे, तो जो नेल के ऊपर वाली जो स्किन है इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक, इसको उपत्वचा आप इसे नाम दे सकते हैं। क्यूटिकल के अंदर आपके पास नेल आ गया, यानी नाखून आता है। और देखो ये किस चीज़ का पार्ट होता है, ये फिंगर का पार्ट होता है, यानी ये उंगली का पार्ट होगा। तो जो क्यूटिकल होता है और आपके पास साथ साथ में आपके पास ये नाखून, ये आपके पास उंगली का पार्ट हो जाता है। उंगली इसलिए आपके पास बाहर आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो इसका आंसर हो जाता है। चलिए, ये समझ में आ गया ना। क्यूटिकल नहीं है तो उसमें देख लेना आप लोग, किसमें, गूगल वगैरह पर सर्च कर लेना, आपको फिगर दिखेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, आपको बताना था यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे बताया गया। तो आप कुछ ऐसा कर लो ना यार, 56 32 इन दोनों से कुछ ऐसा काम कर लो ताकि 24 बन जाए। अगर मैं सिंपल एक बात कहूँ, 56 से 24 माइनस कर लो, 32 आ जाएगा। सिंपल सा दिख ही रहा है। आप किसी में भी चले जाओ, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। 64 से 22 माइनस कर लो, 42 मिल जाएगा। 87 से 31 माइनस कर लो, 56 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर आप 68 से अगर 36 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, आपको यहाँ पे 32 मिलेगा। सिंपल सी बात है, तो आपके पास ए आंसर हो जाता है। इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो 24 का डबल हो जाएगा। इसी टाइप से 68 ने डिफरेंस से नहीं आएगा, ये डिफरेंस से नहीं आएगा, इसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 94 की तरफ बढ़ेंगे। अभी 94 में तो या तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं आता है तो नॉर्मल तरीका जो XY बचपन में सीखा है। कैसे सीखा है, सरिता ने किसी संख्या को 36 से गुणा करने को कहा, लेकिन उसने गलती से उस संख्या को 63 से गुणा कर दिया। अब देखो, मान लो कि यार वो नंबर क्या था, मान लेता हूँ वो नंबर x रहा हो। मान लो मैंने कहा कि यार सरिता को x नंबर से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने किससे मल्टीप्लाई किया, उसने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 63 से, तो मतलब x को मल्टीप्लाई कर दिया 63 से। अब इसमें क्या बात बनी, देखो उसने गलती से 63 से गुणा किया और उत्तर सही उत्तर से 38 34 मिला। इसका मतलब पहले किससे मल्टीप्लाई करना था, उसे पहले उसे 36 से मल्टीप्लाई करना था, इसको x को 36 से मल्टीप्लाई करना था। तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी 36 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया आपको 36x मिलेगा। इसने क्या बोला, उसने गलती से 63 से मल्टीप्लाई किया, तो उसको जो आंसर प्राप्त किया उसने पहले वाले से इतना ज़्यादा मिला। पहले कितना आना चाहिए था, 36x आना चाहिए था, लेकिन अब कितना आएगा, 36 में इतना ज़्यादा आ गया। समझ में आ रही बात, मतलब मान लो, अच्छा मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, तो इसमें अधिक मतलब इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको 38 34 को। क्यों ऐड किया मैंने, ये समझ में आ गया सभी को मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि भैया यहाँ पे इसने सीधी सी बात है, इसने बोला कि भैया आपको जो उत्तर सही उत्तर है उस सही उत्तर से इतने ज़्यादा मिला है, तो सही उत्तर मिलना चाहिए था इतना, लेकिन इतने से इतना ज़्यादा बोले तो 3834, तो आंसर कितना आएगा 63x माइनस 36x। ठीक है, ये बच्चों वाला गेम है, यहाँ पे छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 3834 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, x की यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देना, x इक्वल टू आपके पास 3834 अपॉन में आपको कितना मिलेगा 27। अब इसको आप देखो, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 23, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, यानी 12878। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितने से, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 337, 9 4 जा एंड 1 बचा और 2 आएगा, यानी 142 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यानी वो जो संख्या होगी 142 इसमें हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसका दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैंने समझाने को आपको बता रहा हूँ तो शायद इसलिए थोड़ा सा मेरा लेंथी भी चला गया है। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आ जाएगा, आपको जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा। 92 की तरफ 95 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोर्ड है, दीपिका ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, मान लो कि भैया इसका घर यहाँ पे है, तो ये इसका घर मान लेते हैं। अपने घर से दीपिका चलती है पूरब की ओर, तो इसको पूरब की ओर चला लो, तो दीपिका पूरब की ओर चली, कितना चली 4 किलोमीटर चली, तो इसको 4 बना लो। उसके बाद ये बाएं मुड़ी 3 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर, तो भैया हम इसको बनाते हैं 3 किलोमीटर, ये बाएं मुड़ गई। उसका भाई दीपक कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकला, देखो सेम जगह से आपका दीपक भी निकला और चला कितना, ये 16 किलोमीटर, किस तरफ, पूरब की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ी और आगे जाना पड़ेगा, और आगे कहाँ जाओगे भैया, इससे थोड़ा सा और आगे चले जाओ, और कितना आगे चले जाओ 16 किलोमीटर चला। यानी मैं कह सकता हूँ, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक भैया ये कितना है, ये 16 किलोमीटर है। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद उसने क्या बोला, वो पूरब की ओर चलता है और फिर वो मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब ये फिर से ऊपर मुड़ेगा और ये 8 किलोमीटर मान लो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये 8 किलोमीटर चलेगा। क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑफिस और कॉलेज के मध्य की दूरी देखना। ये था इनका घर, ठीक, ये घर से दोनों भाई चले, ये वाली जो जगह है ये हो गई आपके पास ऑफिस वाली जगह, ठीक, और ये जो जगह है वो आपके पास कौन सी हो गई, कॉलेज।
क्योंकि भैया आपको इसको तो कॉलेज ही जाना था ना, तो ये कॉलेज हो गई। अब हमें बताना है इनके बीच की न्यूनतम दूरी। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी जो की होगी। हमें बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका बीच में इनका मतलब इनके बीच में जो दूरी है वो बतानी है, ठीक। अब एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन अगर कभी ऐसे आते हैं ना, या तो आपके पास मतलब अगर आएगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन ही आएंगे और आपको उस समय ये वाला डायग्राम बनाना आना चाहिए। और एक बार ये डायग्राम बनाना आ गया तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में करने को। अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। इसमें एक ऐसे बना लो बेस बना लिया, तो अब आप समझना यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। आप सभी लोग जानते हैं 16 टोटल है। इसका मतलब यहाँ तक 4 को कम कर दो और आपको कितना मिलेगा 12, मतलब ये वाली जो होगी वो 12 होगी। और सिंपल सी बात है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये वाला आपको मिलेगा 12, इतना 12 हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है, ये 8 है। मुझे केवल इतना चाहिए, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये टोटल 8 है, 8 से 3 माइनस कर लो, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 5। ध्यान रखना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। ये 8 तो पूरा है, ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 8 है, लेकिन मुझे केवल 5 चाहिए। अब मुझे निकालना है भैया ये वाली दूरी निकालनी है। ये क्या है आपके पास, हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण को निकालने का आसान सा तरीका, हम हमेशा क्या करते हैं, मान लो मैं इसका नामकरण भी कर देता हूँ। ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ये मान लो सी हो गया। इसके लिए हमने क्या कर दिया भैया, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, बेस का स्क्वायर बोलो। बेस बोले तो मेरे पास बी और सी का स्क्वायर, ठीक। और प्लस हम करते हैं इसमें साथ साथ में ए और सी का स्क्वायर, ऐसे। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बोले तो मुझे कर्ण तो निकालना ही है, तो ए बी को तो हमें ऐसे रखना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर। साथ साथ में हम क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर। बी सी बोले तो 12 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 144। प्लस यहाँ पे आपके पास ए सी कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर भी कर लो तो 25, ठीक। ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी का स्क्वायर यहाँ पे होगा 169। अब देखो मुझे तो ए बी की वैल्यू चाहिए था ना, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बी की जो वैल्यू आ जाती है इसका रूट निकाल देते हैं। मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया है स्टेप बाय स्टेप। अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, लास्ट में 13 आ जाएगा। यानी ये देखो कि जो 169 है वो किसका स्क्वायर होता है, तो वो 13 का स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब 13 यहाँ पे जो है आपके पास आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। क्लियर है बात। तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा कि भैया आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अगर आप एक बार इसको समझ जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। चलिए 96 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा पहले वाला अच्छा था। चलिए 96 की तरफ बढ़ते हैं। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे वैसे चलते रहिए। क्वेश्चन क्या बोला है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। विश्वास के पिता, तो हम पहले बना लेते हैं भैया, ये हो गया आपके पास विश्वास, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन बोला गया ना वैसे बनाते रहो, बहुत सिंपल सा तरीका, ये वाला तरीका, या आपको कोई भी तरीका आता है उस तरीके से बनाओ। ये है विश्वास, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, ये विश्वास है, यहाँ पे विश्वास के पिता होंगे, ठीक है। तो विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, तो विश्वास के एक पिता है तो इनका इकलौता बेटा विश्वास होगा। कृतिका का पति है, इसका मतलब विश्वास की यहाँ पे क्या है, पत्नी है, और इसका नाम क्या है, कृतिका। तो हमने ये कृतिका को बना दिया, तो हमने पत्नी बना दी, तो ये हो गई कृतिका। सिंपल सी बात है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अब देखो यहाँ पे ना अंशुला का पता भाई, ना विश्वास का पता, तो जब नहीं पता है तो फिलहाल इनको छोड़ दो, क्योंकि अपने को नहीं पता ना, अंशुला नहीं पता अपने को, विवेक नहीं अपने को पता, तो छोड़ दो इसे। आगे बढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोलता है, विश्वास अंशुला का बेटा है। विश्वास किसका बेटा है, अंशुला का बेटा है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यार ये अंशुला कौन है। एक काम करते हैं, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है, इसका मतलब यहाँ पे एक और होगा। कौन होगा, यहाँ पे एक और आएगी ये, और ये कौन होगी, अंशुला का बेटा है ना। अब ये अंशुला का, विश्वास अंशुला का बेटा, अब ये अंशुला कौन है, ये अंशुला मदर है, सिस्टर है, अपने को नहीं पता है, तो मैं फिलहाल इसको अंशुला ही लिखता हूँ। अब लग तो यहाँ पे ये वैसे आपको फीमेल नज़र आ रही है, लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। मैं क्यों छोड़ रहा हूँ कि देखो इसके और इसके बीच में ये कौन है, ये विश्वास का बेटा हो गया, विश्वास अंशुला का बेटा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वैभवी कृतिका की बेटी है, तो कृतिका की बेटी यहाँ ले लो, यहाँ पे हो गई वैभवी, तो इसको हम वैभवी नोट करते हैं। तो मैंने इसको वैसे ही दिखा दिया, तो ये वैभवी हो गई, ठीक है। राज और विवेक भाई हैं, क्या कहीं विवेक है, नहीं पता है। राज का वैभवी से क्या संबंध है, अपने को नहीं मालूम है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक यहाँ पे छूटा था, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अब अंशुला जो है ना, उसकी जो शादी है वो विवेक के इकलौते भाई से हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भैया विश्वास का जो पिता है, ये इसका एक भाई है, और इसका भाई कौन है,
ये है विश्वास जो है अंशुला का बेटा है। ऊपर वाला देखिए, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है, तो यहाँ पे एक और व्यक्ति आ जाएगा, विवेक। ठीक, तो ये होगी बात। यही तो बोला है कि भैया जो अंशुला है ना, अंशुला वो विवेक के इकलौते भाई से इसकी शादी हुई है। क्लियर होगी बात? तो मतलब यहाँ पे ये माई होगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज का वैभवी से क्या संबंध है? तो राज है कहीं पे, अब यहाँ पे राज नहीं है, तो इसका मतलब राज कौन होगा? अब कहीं पे देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट थी, राज और विवेक जो है भाई हैं, इसका मतलब भैया यहाँ पे आपका राज भी आएगा। बात क्लियर हो गई? ये ऐसे कुछ बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे अंशुला और राज क्या होंगे, ये हस्बैंड एंड वाइफ का इनके बीच में रिलेशन आ गया। और अब इसने बोला था राज का वैभवी से संबंध, यहीं पे सोचने और समझने वाली बात होती है। इसका मतलब हो गया राज जो है क्या लगेगा वैभवी का। तो आप ये लोग देख सकते हैं कि भैया जो विश्वास है, ये विश्वास की बेटी है वैभवी, और विश्वास के पिता कौन है, राज। तो राज वैभवी का क्या लगा, फिर उसके बाद राज वैभवी का दादा हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सिस्टम जो है समझ में आया होगा। जहाँ पे जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं उन्हें बनाइए, जो नहीं पता है उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब ठीक है, अब आपको जिस मेथड से आता है उस मेथड से करो। ये मेथड थोड़ा सा मुझे ईजी लगता है समझाने में, तो इस मेथड से भी आप इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की तो सभी को ज़रूरत होती है भैया। 97 देखिए, समर को रनर बोला गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक, अब इसमें क्या था भैया, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो, ये एस है, ये यू है, डबल एम ई आर, ये हो गया समर, और यहाँ पे लिख दो बोला रनर, आर यू डबल एन ई आर। एक चीज़ ध्यान रखना कि आर 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 एस आर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ओके। देखो, यहाँ से एम से एन जा रहे हो एक, एम से एन जा रहे हो एक, ई और आर भी सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा कुछ ये कर दूं, WINTER, अगर भाई ये हो और मैं ई से ई सेम रखूं, ई से आर को, और एम के बाद एन, यानी एन के बाद मैं यहाँ पे लिखूं एम, और टी के बाद मैं यहाँ पे रखूं यू, या MUER कहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये तो कुछ ऐसा बनेगा नहीं। ER कहीं पे, हाँ ER है, इसका मतलब एक चीज़ तो फिक्स है कि ER तो अपना फिक्स रहने वाला है। देखो, इसमें भी ER है, इसमें भी ER है, इसमें भी ER है, ये फिक्स रहने वाला है। एक काम हम इसमें और कर सकते हैं, इससे बैकवर्ड जाएंगे अगर हम, R से S होता है यानी S से पीछे, तो यानी मैं W से V लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? ऐसा V लिख सकता हूँ, हाँ V लिख सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास कुछ ये बन रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो U का U सेम है तो मैं I का I सेम बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ओके के L, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। देखो, अब देख बताता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पीछे -1 यानी U से पीछे जाओगे तो V आ गया, ठीक। उसके बाद U सेम है तो मैंने यहाँ पे I सेम लिखा। यहाँ पे M के बाद क्या आता है, N आता है, तो N के बाद यहाँ पे क्या आएगा, O आएगा, ठीक। यहाँ से M के बाद N आता है, तो T के बाद देखो क्या आता है आपके पास, U आ जाएगा। E और R सेम है तो E और R सेम रहेंगे। इसका मतलब जैसे ER यहाँ पे सेम था, इसको ER सेम रखा, तो VIOUER। तो इस टाइप से जो है ऑप्शन बी आपके पास जो है आंसर आ जाता है। क्लियर है बात? तो थोड़ा सा जो है कभी कभार आपको चीज़ें थोड़ा सा सोचोगे तो इजीली हो जाएंगी। अब देखो, यहाँ पे अर्थ को ये लिखा गया है, तो हार्ट को क्या लिखाएंगे भैया? हार्ट को एक चीज़ ध्यान रखना कि ERTH, जो ERTH है ना, इसी से हार्ट लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे जैसे E को Q लिख दिया है, तो क्या यहाँ पे E है तो E से Q बना दो ऐसे। A को क्या लिखा गया यहाँ पे, A को P लिखा गया तो A से यहाँ बना दो P। क्या QP कोई नज़र आ रहा है? 2 में नज़र आ रहा है QP। अब ध्यान दीजिएगा H कहाँ पे लिखा है, H है ना, H को क्या लिख दिया यहाँ पे, S लिखा हुआ है, तो H को S लिख दो। SQP है कहीं पे, अभी भी है। R को देखो, R को क्या लिखा गया है, देखो R को यहाँ पे लिखा है M, तो हम लिख देंगे R को यहाँ पे M। क्या SQPM कहीं पे है? बिल्कुल, आपके पास ये वाला SQPM। और लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, T को क्या लिखा है, देखो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे T को Z लिखा गया है, तो T को यहाँ पे Z लिखेंगे तो SQPMZ। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाता है। आगे 99। अब ये 99 क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार। देखो, कभी ऐसे चलते हैं ना, कभी आपके पास कोई नंबर बड़ा है कोई छोटा है, तो उस केस में आप ए वाला लॉजिक ध्यान रखिएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। लेकिन अपने को तो यहाँ चाहिए, क्योंकि जो आएगा आगे ये तो यहाँ आने वाला है 15। इसके बाद ध्यान दो, 5 में अगर 6 ऐड करोगे तो 11 आएगा, 11 में 6 ऐड करोगे तो 17, और 17 में 6 ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 23। तो ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 100। यदि पहली तारीख को मंगलवार है, पहली तारीख को मतलब अच्छा मई है, मई की पहली तारीख को आपको मंगलवार है, तो जून की पहली तिथि कौन सी होगी? ध्यान रखना, जो मई का मंथ होता है वो कौन सा होता है? मई का मंथ भैया आपका 31वां जाता है, सिंपल सी बात है, 31 जाता है। इसका मतलब ये हो गया 31 दिन के बाद
आपके पास कौन सा दिन होगा 31 दिन बाद? कैसे? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया है कि यदि आज मंगलवार है, यदि आज का मतलब पहली तारीख, जो पहली तारीख है वो हो गई मंगलवार, तो अब आपको बताना है कि 21 दिन के बाद क्या होगा, 31 दिन सॉरी, तो 31 डिवाइड बाई आप सभी लोग जानते हैं 7 करते हैं, आपको यहाँ पे 3 शेष बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब मंगलवार में आप 3 दिन और आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे शुक्रवार आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्ली आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आज के ये थे शायद 100 प्रश्न हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आएगी। टफ नहीं है चीज़ें, प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें आएंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें जाएंगी। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आने वाली बात करते हो या जाने वाली बात करते हो। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।